नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश लेखपाल में ग्रामीण परिवेश से का जो पोर्शन आता है उसमें पूछे गए अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक ही क्लास में देखेंगे। अभी तक ये पेपर 4 से 5 बार हुआ है, तो इसमें लगभग 150 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी 150 क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में ही करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम ये देख लेंगे कि कौन सा मतलब किस किस पोर्शन से कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। क्लास शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोटेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हीरे की तरह चमकने के लिए, समाज में अपना मुकाम बनाने के लिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए और लेखपाल में अपनी एक सीट 100% पक्की करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई और आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। तो चलिए, आप मेहनत करते रहिए, हम आपका साथ देते रहेंगे। इसी तरह से इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं हम आपके सामने, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए, चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 13/9/2017 को हुई थी। ये प्रथम पाली के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम द्वितीय पाली की, इस तरह से हम 150 क्वेश्चन जो अब तक आए हैं वो सभी कंप्लीट एक ही बार में करेंगे। ठीक है, साथ में मैं आपको व्याख्या भी बताऊंगा, कंप्लीट पूरा ढंग से बताया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखभाल तथा सरकारी लेन देनों की पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोशवाणी। कौन सा? कोशवाणी। कोशवाणी जो है आपकी क्या वेबसाइट तैयार की गई थी। अब इसकी क्या नाम है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। कोशवाणी वेबसाइट का निर्माण सरकारी वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता लाने के लिए किया गया था। ठीक है, और आगे देखते हैं। यह वेबसाइट यह वेबसाइट विभाग वित्तीय विभागों के वित्तीय नियंत्रण तथा आम जनता की सहायता के लिए तैयार की गई थी, हेल्प के लिए की गई थी। यह 6000 से अधिक वित्तीय अधिकारियों का हिसाब एवं विभागाध्यक्षों को विभिन्न मदों की ग्रांट व लेन देन को दर्शाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 था और वर्ष 2011 तक, ठीक है, वर्ष 2011 तक मतलब कि एक 10 साल बाद, मतलब 10 साल में वार्षिक वृद्धि 2011 में तक ये पहुंच गया था। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपने उत्तर प्रदेश की जनगणना करेंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो 912 कितना था? 912। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट दे रखे हैं, यहाँ से हम पढ़ते हैं। ये जो लिंगानुपात होता है 1000 प्रति पुरुषों पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात था उत्तर प्रदेश का 912 और 2001 में की जनगणना से ये कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया। ठीक है, अगर इसमें से इसे लेस करेंगे तो 898 से लेकर के 912 हो गया, तो कितना अधिक हुआ है? 14 बढ़ गया। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 918 तथा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 894 है। ठीक है, इस तरह से 918 और 894। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मंडल को विश्व की उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर का भदोही, कौन सा? भदोही कालीनों के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ हर साल 10,000 करोड़ से अधिक कालीन का व्यापार होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद और एक उत्पाद योजना के तहत कालीनों की ऑनलाइन बिक्री के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन साइट अमेजोन से करार किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बस डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे, ऑप्शन आपके सामने चारों है ही। भू अधिकारों के प्रलेख से। ठीक है, जमाबंदी क्या होती है? भू
अधिकार सॉरी भू अधिकारों के प्रलेख से। अब पढ़ते हैं इसका डिटेल। जमाबंदी से तात्पर्य भू अधिकारियों के प्रलेख से है। जमाबंदी भूमि रिकॉर्ड तथा अथवा राजस्व रिकॉर्ड की महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। जमाबंदी हाँ, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग। जमाबंदी रजिस्टरों के मालिकों का नाम। जमाबंदी में क्या होता है? मालिकों का नाम, भूमि का क्षेत्र, मालिकों के शेयर, अन्य अधिकार, भूमि किराया, राजस्व और जमीन पर दे अन्य कर शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में? ठीक है, तो चीनी मिलें सबसे ज़्यादा है यूपी में। ठीक है, कैसी मिल ज़्यादा है? चीनी मिल सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में चीनी मिलों की है। भारत में उत्तर प्रदेश की चीनी उत्पाद में प्रथम स्थान है। ठीक है, यहाँ 132 चीनी मिलें हैं। कितनी? 132 चीनी मिलें हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं इससे रिलेटेड बातें। चीनी मिलें मुख्यतः गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहाँपुर, लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद आदि स्थानों पर हैं। यहाँ सूती वस्त्र की 68 मिलें हैं। ऑल इंडिया राइस मिल एसोसिएशन के मुताबिक वर्ष 2000 तक प्रदेश में 100 से अधिक चावल की मिलें थी। ठीक है, तो चावल की मिलें 100 हैं। ठीक है, सूती मिलें 68 है, और आपकी क्या नाम है? चीनी मिलें सबसे ज़्यादा है 132। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में SGSY। ठीक है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसका पूर्ण रूप हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना। ठीक है, इसका पूर्ण नाम है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। यह योजना ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1999 को शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को की आय को सृजन करने वाली आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से सतत आय उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें गरीबी रेखा से बाहर लाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में भारत में कितने बीघा कितने सॉरी भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? ठीक है, तो एक बीघा जो बराबर होता है 0.2529, ठीक है, हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक है, 0.25 या एक तरह से कह सकते हैं चौथाई होता है। ठीक है, कितना होता है? चौथाई होता है एवरेजन। तो मध्य भारत में एक बीघा 2529, ठीक है, 2529.3 मीटर स्क्वायर के बराबर माना जाता है। अतः हेक्टेयर में माना जाता है ये करीब 0.2529 के बराबर होता है। एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर। आगे देखते हैं। कौन से शास्त्रीय नृत्य के रूप में उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य हुआ है? तो कथक हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब कथक का उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ है। कथक शब्द का अर्थ कथा को थिरकते हुए कहना। ठीक है, कथक कैसे करते हैं? कथा, कोई भी कहानी है उसको थिरकते हुए नाचते हुए कहना। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से भी जाना जाता था। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है नृत्य शैली है। घूमर राजस्थान का है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, साथ में ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व बताना है। तो यूपी का जनघनत्व बताना है आपको। ठीक है, तो यूपी का जनघनत्व है 829, मतलब 829। ठीक है, अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग। जनघनत्व होता क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, 2011 के अनुसार था 829 जनघनत्व था। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पर है? गाजियाबाद में 3,971 है। और न्यूनतम है आपका ललितपुर में। ठीक है, ये आपको याद करना 242। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में
शौचालय निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया? तो 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ठीक है। अब ये योजना जो शुरू हुई थी, अभी कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ठीक है, शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना, ठीक है, सुधार करना है। देश के सभी ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छ स्थिति प्राप्त करने के साथ साथ 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन लक्ष्य हासिल करने की स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना है। ठीक है। नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सिंपल है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल कितने प्रमुख मंडल हैं? तो मंडलों की संख्या आपको बतानी है। तो मंडल है यूपी में कितने? 18 मंडल है, 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित 18 प्रमुख मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में 350 तहसील हैं, 821 ब्लॉक है और 630 नगर निकाय हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP, ठीक है, के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या तो घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर तक की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? ठीक है, कितना पानी पीने के लिए दिया जाना है? ठीक है, तो 70 लीटर। कितने लीटर? 70 लीटर। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में प्रारंभ किया गया था। नवंबर 2017 में इसका पुनर्गठन किया गया। इसमें ग्रामीण जनसंख्या की गुणवत्ता सेवा वितरण सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं की स्थिरता पर अधिक ध्यान देने के साथ साथ कार्यक्रम को परिणाम आधारित प्रतिस्पर्धी बेहतर निगरानी में तेजी में की जा सकेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यह योजना इस योजना के तहत 2022 तक हर ग्रामीण व्यक्ति को 70 लीटर पेयजल दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस वर्ष में NGNREGA मनरेगा, ठीक है, पूरा नाम है मनरेगा, प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट, 2006 में। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006 में मनरेगा मनरेगा प्रारंभ किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार है। ठीक है, क्या है? कार्य करने का अधिकार है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान की गई है। ठीक है, मिनिमम 100 दिन का उसे रोजगार देना ही देना है हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन से स्थान पर? देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी जो है चौथे नंबर पर है। ठीक है, अब देखिए इसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यह भारतीय कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा राज्य, बड़ा राज्य, ये आप जानते हैं। राजस्थान फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र और लास्ट में चौथे नंबर पर आपका कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण परिवारों के BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? ठीक है, निश्चित आय क्या है BPL धारकों के लिए? तो BPL धारकों के लिए 20,000 रुपये क्या है? वार्षिक आय है। ठीक है, सालाना में जो 20,000 रुपये कमा रहे हैं उनको BPL में रखा गया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 में की अवधि में चालू की गई थी। इस योजना का मूल लक्ष्य घरेलू मानव संसाधनों में वृद्धि करना, रोजगार की कीमतों को स्थिर करना, तीव्र औद्योगिकरण करना, गरीबी को कम करना था। ठीक है, यह योजना में BPLों के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय कितनी थी? 20,000 रुपये थी। चलिए आगे देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर लगाया गया, ठीक है। तो रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आपका मुगल सराय में, कहाँ पर स्थित है, मुगल सराय क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी मुडवाहीडीह में स्थापित डीजल रेल इंजन कारखाना है, जो भारतीय रेलवे को डीजल इलेक्ट्रिक इंजन तथा इसके स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करता है। मुगल सराय भौगोलिक रूप से वाराणसी से सटा हुआ है। यह भारत में सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता है। यह मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है। आगे देखते हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय, मतलब एक सबसे मैच करेगा, मतलब एक बात नहीं मैच करी तो वो नहीं वाली हमें बतानी है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में नहीं है, बाकी सब में सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ है। नवीनीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में है। फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर है, ठीक है। यही सब इसमें नीचे डिटेल में दिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो जो भू नियंत्रण अधिनियम है वो आपको 1945 में पारित किया गया था, ठीक है। राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, 1945 वही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, ठीक है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता, मतलब सब्सिडी धनराशि क्या है, ठीक है। तो प्रतिशतता तो है आपकी कितनी, 25% है, और आपकी सब्सिडी है आपकी 7,500 रुपये है, ठीक है। यही सब इसमें डिटेल में होगा। ऊपर की लाइन पढ़ लेते हैं। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत 20 से 40 हजार रुपये वार्षिक आय वाले ग्रामीणों को जलपान ढाबा, कंप्रेशर मशीन, फर्नीचर, बिजली के सामान आदि दुकानों में काम करने के लिए 70 हजार रुपये का ऋण दिया गया था, ठीक है। 70 हजार रुपये का ऋण दिया गया था। सामान्य वर्ग को 7500 रुपये तथा SC वर्ग को 10 हजार रुपये का अनुदान, मतलब कि सब्सिडी दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अधिकतम सब्सिडी 25% है, ये आपको बताई दी है, ठीक है। आगे देखते हैं। मध्याह्न योजना कार्यक्रम मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन में पकाने व परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल की कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए, मतलब कि कितने दिनों बाद जो ये जांच पड़ताल होती है। तो दैनिक होती है जांच पड़ताल, कब होती है, दैनिक होती है, रोजाना होती है। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में प्राथमिक एवं लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ये तो पता ही है सबको आपको। इसका उद्देश्य छात्रों को पोषण स्तर को उन्नत करना। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं इसमें। इसके अंतर्गत भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आवृत्ति पर, ठीक है, दैनिक आवृत्ति पर जांच पड़ताल होती है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को इसमें भोजन कराया जाता है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है 21। एक ग्राम पंचायत महिलाओं महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आवंटित किए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं? तो 50% आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। पहले 33% था, अब जो है 50% है। ये इसमें याद रखने योग्य है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो भूमि का पंजीकरण कौन करता था? तो लिपिक करता था, ठीक है, क्लर्क करते थे उस समय ब्रिटिश शासन काल के दौरान, ठीक है। वर्तमान समय में यह कार्य लेखपाल करता है, ठीक है। कौन करता है? लेखपाल करता है। काजी संबंध न्याय व्यवस्था से, काजी का संबंध किससे? न्याय करने से है, ठीक है। आगे देखते हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं यूपी में, ठीक है। तो राज्यसभा में आपकी 31 सीट है। कितनी सीटें? 31 सीटें हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये और याद रखेंगे आप लोग।
आगे देखते हैं। बीपीएल बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवार, ठीक है, बीपीएल सूची में जो नहीं है परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो योजना प्रारंभ की गई थी समाजवादी पेंशन स्कीम। कौन सी योजना? समाजवादी पेंशन स्कीम, ठीक है। इसमें क्या था कि 1500 रुपये उनके बैंक खाते में दिए जाते थे एक मुश्त, ठीक है, किस्त के तौर पर, तिमाही किस्त के रूप में 1500 रुपये, मतलब 500 रुपये महीने आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो अधीनस्थ का न्यायिक सेवा के रूप में कौन कार्य करता है, ठीक है। तो इटावा जिला न्यायालय। कौन करता है? इटावा जिला न्यायालय। अब देखिए ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था 2015 वाला प्रथम पाली का, ठीक है। अब द्वितीय पाली का शुरू हो गया, ठीक है। तो हम कंप्लीट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये आपका 13 सितंबर 2015 को हुआ था, सेकंड पाली हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भाग रोहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है, ठीक है। तो आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। खड़ी बोली का प्रयोग उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भागों के रोहेलखंड, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को कहा जाता है पंचायत समिति कहा जाता है, ठीक है। तहसील कई तालुकाओं या पंचायतों से मिलकर बनी होती है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है, जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को दूसरा सोपान है। तहसील में एक प्रमुख, एक एवं उप प्रमुख होता है। यह जिला परिषद तथा पंचायत के बीच की एक कड़ी होती है। तहसील पर प्रशासनिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ष 2015 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है कानपुर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? कानपुर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 15वीं जनगणना है। जनगणना के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, मतलब है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों की जनसंख्या निम्न है, ठीक है। कानपुर की सबसे ज़्यादा थी आपकी 29, फिर उसके बाद लखनऊ है, फिर आपका बरेली है, फिर आपका अलीगढ़ है, ठीक है। इस घटते हुए क्रम में दे रखी है। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में इतने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो 32 रुपये से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए भारत सरकार के द्वारा ये 2012 की रंगराजन की अध्यक्षता में समिति आई थी और इसका गठन हुआ था। इसकी समिति में प्रतिवेदन 2014 को सौंपा गया था, ठीक है। अब देखो 2015 में पेपर हुआ है, 2014 का करंट का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 1 साल की आपको करंट याद रखनी है। रंगराजन समिति के ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति जो प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये मासिक 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 47 रुपये मासिक 1407 रुपये खर्च करता है वह गरीब नहीं है। इस समिति के अनुसार भारत में 29.5% गरीब हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो पीतल उत्पाद तो मुरादाबाद में, पीतल का काम कहाँ होता है? मुरादाबाद में होता है। कानपुर में चमड़ा उद्योग होता है, लखनऊ में, महिलाबाद में आम होता है और वाराणसी में रेशमी वस्त्र का काम है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, ठीक है। तो जिलों की संख्या आपको बतानी, तो जिलों की संख्या आपकी कितनी? 75 है, ठीक है। कितनी है? 75 है। और आपके उस क्वेश्चन के उस समय के अकॉर्डिंग बात चल रही, ठीक है। 18 आपके मंडल हैं, 75 जिले हैं, 822 आपके क्या हैं? ब्लॉक हैं, और 52,021 आपकी पंचायतें, 1,07,452 आपके कितने हैं? गांव हैं, ठीक है। 1,07,000 आपके क्या हैं? गांव हैं। आगे देखते हैं। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परिवारों की इकाई लागत इतने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। तो कितने रुपए से? 50,000 रुपये से, ठीक है।
तो इसमें जो है योजना में 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार स्वरोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। होटल, ढाबा, फर्नीचर तथा वेल्डिंग की दुकान, मूर्तिकला, सैलून स्थापित करने हेतु सरकार के द्वारा 70,000 रुपये का ऋण दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुल्तानपुर सुल्तान डैश सुल्तानपुर के ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान की पहल की है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सुल्तानपुर। ठीक है, इस तरह से फिल में भरा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। तो ये डाटाबेस तैयार किया गया है कि कार्यप्रणाली कुशल कार्यप्रणाली बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी, भारत सरकार के द्वारा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। ठीक है। और वर्तमान में आपके रेल जोन है कुल 18 हैं। भारतीय रेल जोनों का 18वां जोन दक्षिणी तटीय रेलवे सॉर्दर्न कोस्टल रेलवे है, जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। जो लास्ट 18वां बना है वो उसकी बात हो रही है। ठीक है, लास्ट वाला पूछा जाएगा और यूपी का पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ठीक है, तो आपका सबसे पुराना शहर है वो आपका वाराणसी है। कौन सा है? वाराणसी है। ठीक है, वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध नगर है। ठीक है, इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। ठीक है, बनारस भी कहते हैं इसे, काशी भी कहते हैं। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। ठीक है, तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं आगरा और कानपुर। ठीक है, आगरा और कानपुर में चमड़े का काम होता है। चर्म उद्योग के कारण कानपुर को गंगा नदी अधिक प्रदूषित हो गई है। आगरा में यमुना नदी भी चर्म उद्योग से प्रदूषित हो गई है। ठीक है, तो कानपुर में आपकी गंगा नदी हो गई है और यमुना नदी आपकी आगरा में प्रदूषित हुई है चमड़े उद्योग के कारण। अब देखिए, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है। ठीक है, राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो अनुपात जो है आपका 75 और 25% है। ठीक है, केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25%। ठीक है, ये तो वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसमें इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं। भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है? ठीक है, तो भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है इनमें से? ठीक है, तो गिरदावरी। क्या है? गिरदावरी। ठीक है, गिरदावरी रिकॉर्ड है। और गिरदावरी भू राजस्व विभाग के अंतर्गत कृषि भूमि रिकॉर्ड रखा जाता है। एक बिस्वा ये का एक बीघा से क्या अनुपात है? तो अनुपात क्या है, रेशियो क्या है? ठीक है, तो बीसवा। ठीक है, एक बिस्वा मतलब कि 1/20वां भाग। ठीक है, 1/20वां भाग होता है एक बीघे का। ठीक है, बीसवा जो होता है। आगे देखते हैं हम। एक एकड़ कितने वर्गज के बराबर होता है? तो एकड़ जो होता है आपका, देखो, एक एकड़ वर्गज की बात करी जाए तो 48-40। ठीक है, 48-40 वर्गज के बराबर होता है। और एक एकड़ में 32 कट्ठा होता है। कितना होता है? कट्ठा होता है। आगे देखते हैं। NREGP। NREGP का पूर्ण रूप का नाम क्या है? मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है और ये सितंबर 2005 में शुरू हुई थी। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर वर्ष 2009 में किया गया था। ठीक है, 5 में नरेगा थी, फिर मनरेगा हो गई। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत जरूरतमंदों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ये हम पहले जान चुके हैं। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? ठीक है, किसके कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो 300 बिस्तर होने चाहिए प्रत्येक जिले में। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक सेना 300 बिस्तर होने चाहिए। ठीक है, ये सब लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
घरेलू व्यक्तियों सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के को में क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है, क्या प्रोत्साहन दी जाती है, तो छूट दी जाती है, क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, ठीक है, जल हीटरों की आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, व्यवसायिक, ठीक है, व्यवसाय जिससे होता है, तो आपकी गन्ना है व्यवसायिक फसल, क्योंकि चीनी बनती है इससे, ठीक है, व्यवसाय होता है, ठीक है, गन्ना आपकी प्रमुख व्यावसायिक फसल है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहते हैं, ठीक है, तो पंच कहा जाता है 7 से 17, ठीक है, कितने हो सकते हैं, 7 से लेकर 17 हो सकते हैं, ठीक है, 7 से लेकर 17 हो सकते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। पंच कार्य पंच का कार्य ग्रामीण स्तर पर उपजे स्थानीय विवादों को निपटाना है होता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है, उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और इसकी जो एज होती है वो 62 वर्ष की आयु तक रह सकता है। और त्याग पत्र आपको ये राष्ट्रपति को ही देगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति को ही देगा। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए, तो ग्राम सभा की आपकी 2 बैठकें मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, वर्ष में, एक साल के अंदर, मतलब 6 महीने पर लगभग एक हो जानी चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक गांव में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, 18 साल मिनिमम एज होनी ही चाहिए, ठीक है। और बैठक कम से कम 2 होनी चाहिए। मुखिया ये होता है या इसे सरपंच बोलते हैं अध्यक्ष को, ठीक है। यदि सरपंच चाहे तो इससे अधिक भी कर सकता है, मतलब 2 से ज़्यादा भी बैठक हो सकती है सरपंच चाहे तो। एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 21 वर्ष होती है, ठीक है, सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी है, 21 वर्ष होनी चाहिए। एक व्यक्ति पंचायत का सदस्य न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है। भारत सरकार की द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है और जो 1993 में लागू हुआ था। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाता है, ठीक है, कब कब होता है, ठीक है, तो ये जो है अर्धवार्षिक होता है, हर 6 महीने पर होता है, ठीक है, उसका भार देखा जाता है हर 6 महीने पर। अब है मनरेगा, ठीक है, एम MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारित अनुपात क्या है, तो निर्धारित अनुपात जो है 75 से 25% है, तो केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25% अनुपात रहता है। पूर्वोत्तर राज्य में यह अनुपात 90 और 10% रहता है, मतलब जो भी पूर्वोत्तर राज्य है उनमें 90% केंद्र देता है और मात्र 10% वो राज्य देता है, ठीक है, इतनी उनकी हेल्प की जाती है पूर्वोत्तर राज्यों की, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो पेपर हुआ है 8 नवंबर 2015 को हुआ है, ठीक है, 8 नवंबर 2015 को ये पेपर हुआ है। तो हमारा जो ये पेपर है 8 नवंबर 2015 की फर्स्ट पाली का पेपर है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ठीक है, यह उद्गार मतलब कि यह कथन जो है किसने दिया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। महत्वता बताइए, इसमें इस कथन के द्वारा उन्होंने क्या बताई थी, कृषि की महत्वता बताई कि इस वो इतनी ज़रूरी है कि मतलब कोई वेट नहीं कर सकती कृषि, भैया जब पानी चाहिए पानी देना पड़ेगा, ठीक है, खाद चाहिए खाद देनी पड़ेगी, तो वेट नहीं कर सकती कृषि, सिंपल सी बात है, ठीक है। संध्या प्राप्ति के पश्चात प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित के अंतर्गत कृषि का मुख्य प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है, तो रजत क्रांति, ठीक है, सिल्वर, तो सर रजत क्रांति किससे संबंधित है आपकी, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, अंडा और चिकन के उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। अब सारी क्रांतियों के नाम हम याद कर लेते हैं, कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, ठीक है। रजत क्रांति अंडा और चिकन उत्पाद से, हरित क्रांति आपकी अन्न उत्पादन से है, ठीक है, अन्न
उत्पादन से श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन से पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन से नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से लाल क्रांति, टमाटर और मांस से गुलाबी क्रांति, झींगा मछली के उत्पादन से बादामी क्रांति, मसाला से, और कृष्ण कृष्ण क्रांति बायोडीजल से उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है वो जरूर। आगे देखते हैं, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो केसर के लिए जो वर्तिकाग्र होते हैं, उसके फूल के जो वर्तिकाग्र होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो है एक सुगंधित पौधा होता है, इसके वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है केसर। ठीक है, भारत में सर्वाधिक केसर उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर विशेषकर पम्पोर है। ठीक है, विशेषकर पम्पोर है। इसका उपयोग भोज्य पदार्थों को सुनहरा रंग देने के लिए किया जाता है। ठीक है, केसर में पिक्रोक्रोपिन और सेफ्रोनॉन नॉल पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण कथा में हुआ है। याज्ञवल्क्य ऋषि को शपथपथ ब्राह्मण का रचनाकार माना जाता है। शपथपथ ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद में भाग है। ठीक है, महाजनी प्रथा के अंतर्गत ऊंचे ब्याज दरों पर पैसा महाजनों द्वारा किसानों एवं गरीब लोगों को ऋण दिया जाता था महाजनी प्रथा में। ठीक है, चलिए, ऋण दिया जाता था, ये है मेन इसमें। ठीक है, अब है ललित। ललित किसकी उत्तम किस्म है। ठीक है, किस में जरूर याद करनी है। ठीक है, सभी जो फ्रूट्स हैं आपके, क्या नाम है, गेहूं वगैरह हैं, चावल वगैरह, इनकी किस्में आपको याद करनी है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ललित जो किस्म है आपकी, वो अमरूद की किस्म है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम अमरूद का है सीडियम गयवा। ठीक है, सीडियम गयवा। ठीक है, अमरूद में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नखलऊ भारत विश्व में सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन राष्ट्र है। ठीक है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा अमरूद होता है विश्व के अकॉर्डिंग। ललित, नखलऊ 49, इलाहाबाद, सुरखा, श्वेता, आर्का अमूल्या एवं श्वेत जाम अमरूद की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टरों की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 90 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 90 डेसिबल से कम ही होनी चाहिए ट्रैक्टरों की आवाज़ें। सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए। ठीक है, तो जब पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो जाए। ठीक है, तो मतलब पानी ज़्यादा खींचा जा रहा है और जो नीचे, जिसमें से मतलब नीचे स्रोत में से जो पानी आ रहा है वहाँ पर जो है पानी क्या है, कम है, तो इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होना चाहिए। तो धान में जो भूसी होगी वो आपकी मात्र जो है 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुमान होता है 20% लगभग होती है भूसी। ठीक है, बस इसमें और कुछ खास नहीं पढ़ने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण, मतलब बीज जब बोते हैं चावल का, तो 1 हेक्टेयर में कितना बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 हेक्टेयर में 15 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है बुआई करने के लिए। ठीक है, अब चावल की फसल से रिलेटेड बातें हो जाती है इसमें। चावल एक खरीफ की फसल है। इसकी बुआई जून और जुलाई तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। चावल उन्नत बीजों के प्रति हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में 33 कट्ठा बीजारोपण की दर 15 किलोग्राम होती है। ठीक है, श्यामला, हीरा, ज्वार, पूसा, 667, हंसराज आदि चावल की महत्वपूर्ण किस्में हैं। ठीक है, ये किस्में आपकी बोई जाती हैं चावल में खास करके। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है। ठीक है, तो अम्लीय धरती जो यहाँ होगी। ठीक है, तो तरबूज जो है अम्लीय धरती पर उगाया जाता है। तरबूज की खेती 5 pH मान मृदा अम्ल पर भी सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन बलुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। इसकी खेती के लिए भूमि का pH मान 5.5 से 7 तक होना चाहिए। इस वर्ग की सब्जियों में गिना जाता है। इस वर्ग को किस में गिना जाता है, सब्जियों में गिना जाता है। गर्म
और औसत आर्द्रता वाले क्षेत्र तरबूज की खेती के लिए सर्वोत्तम होने के लिए 25 से 32 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर जो है 25 से 32 के बीच होना चाहिए, तो अधिक आपका क्या होगा, तरबूज होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा तरबूज होगा। पूसा रसराज, ठीक है। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है, ठीक है। तो पूसा रसराज आपकी खरबूजे की उन्नत किस्म है, ठीक है। ये फल जो है आप बताइए अंडाकार और छिलका पतला हरे रंग का होता है, ठीक है। इसकी फसल जो है 75 से 80 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार जो है 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है। इसकी किस्में देख लेते हैं। पूसा शरबत, पूसा मधुसर, पूसा रसराज खरबूजे की अन्य किस्में हैं। खरबूजे की खेती बलुई दोमट मिट्टी में की जाती है और बुआई इसकी फरवरी मार्च के महीने में होती है। उत्तर भारत में गेहूं की फसल हेर फेर हेर फेर किससे की जाती है, ठीक है। तो गेहूं की फसल का जो हेर फेर होता है, मतलब गेहूं की फसल के बाद कौन सी फसल बोई जाती है, तो वो धान की फसल बोई जाती है, ठीक है। हेर फेर किससे किया जाता है, धान की फसल से किया जाता है, ठीक है। डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल का हेरफेर धान की फसल से किया जाता है। धान भारत समेत कई एशियाई देशों में मुख्य खाद्य फसल है। धान दुनिया में बोई जाने वाली मक्का के बाद दूसरी फसल है, ठीक है। मक्का के बाद दूसरी फसल, मतलब फर्स्ट नंबर पर मक्का, सेकंड नंबर पर धान है, ठीक है। धान की कई किस्में होती हैं। असिंचित देश के लिए नरेंद्र 118, नरेंद्र 197, साकेत 4, शुष्क सम्राट और डेस्क लालमनी, ठीक है। जहाँ शुष्क क्षेत्र हैं, ठीक है, असिंचित देश हैं जहाँ पर। और सिंचित क्षेत्र में पूसा 169, नरेंद्र 80, पंत धान 12, मालवीय धान 3022, नरेंद्र धान 2065 और पंत 4, ये सब बोए जाते हैं, मतलब जहाँ पर पानी की उपलब्धता है। असरीली भूमि के लिए है नरेंद्र असर धान 3, नरेंद्र धान 50-50 इत्यादि। धान खरीफ की फसल होती है। चलिए आगे देखते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है। हॉर्स पावर क्या है, एक शक्ति मापन की इकाई है। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर, उसकी शक्ति या सामर्थ्य को पावर कहते हैं। इस शक्ति का मात्रक होता है आपका जूल पर सेकंड होता है, जिसे वाट से डिनोट करते हैं। एक वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, एक अश्व शक्ति बराबर 746। चलिए कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं, सबसे आगे हैं, तो महाराष्ट्र और पंजाब, ठीक है। कौन है सबसे आगे, महाराष्ट्र और पंजाब। तो कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र एवं पंजाब आगे हैं। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार शहरी कचरे का लगभग 1700 मेगावाट और औद्योगिक कचरे से लगभग 1300 मेगावाट ऊर्जा क्षमता मौजूद होती है, ठीक है। भारत में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन में प्रौद्योगिकी, थर्मल रूपांतरण, थर्मो रासायनिक रूपांतरण, जैव रासायनिक रूपांतरण और विद्युत रासायनिक रूपांतरण किया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट औद्योगिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से ठोस तरल कचरे के कारण होने वाली समस्या काफ़ी कम किया जा सकता है। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं, ठीक है। हमारे ग्रह पर मतलब पृथ्वी पर कितने वृक्ष हैं, तो वृक्ष जो है की संख्या है 3 ट्रिलियन। कितनी है, 3 ट्रिलियन, ठीक है। 30 खरब बड़े पेड़ मौजूद हैं, ठीक है। पेड़ कैसे है, 30 खरब। और प्रति व्यक्ति 422 पेड़ हैं। एक व्यक्ति के लिए कितने पेड़ हैं, 422, ठीक है। आगे देखते हैं। विश्व में करीब 43% पेड़ उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पेड़ रूस, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है पेड़, रूस में है, ठीक है। एरिया भी ज़्यादा है रूस का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इतने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई की परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाते हैं, ठीक है। परंपरागत लकड़ी और गोबर से खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं 85% लोग, ठीक है, ग्रामीण परिवार के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
2030 तक स्वच्छ ईंधन देने का इनको प्रावधान करने की कोशिश की गई जाएगी। ठीक है, ये उपलब्धि रखी गई है 2030 तक किसी सभी को स्वच्छ ईंधन दिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की रसोई में मिट्टी के तेल में खाना बनाया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी के तेल से 1% लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, 75% ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए जल लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। 10% गोबर के उपलों का इस्तेमाल करते हैं। 50% परिवार अपने घरों में प्रकाश के लिए केरोसिन का उपयोग करते हैं। शहरी क्षेत्रों में घरों में प्रकाश के लिए 10% परिवार केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं मात्र। चलिए, जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका है, कहाँ विद्वान है, तो ये तरीका है कहाँ पर होती है इससे खेती, तो आपकी नागालैंड में होती है। नागालैंड में जल संचयन की अपनी एक प्रणाली है। सर्दियों सदियों पहले नागालैंड में अपने जल, जंगल, खेत प्रबंधन की देखभाल के लिए अन्य आयोजन प्रणाली विकसित की गई थी। ठीक है, जावो जिसका अर्थ है जल को रोकना। इस विधि के द्वारा नागालैंड में धान की खेती की जाती है। इस धान के खेतों का उपयोग मछली पालन के लिए भी किया जाता है। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था, तो किसान चैनल का, देखो ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय के अकॉर्डिंग करंट आई है, तो आपको आज के समय की करंट याद करनी है। प्रधानमंत्री से रिलेटेड योजनाएं बनाई गई हैं कृषि से रिलेटेड। ठीक है, यूपी में कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं कृषि से रिलेटेड, वो सब आपको आज के अकॉर्डिंग देखनी है, आज के करंट के अकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 26 मई 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। ठीक है, तो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं मोल्ड बोर्ड, हल, ठीक है, और मृदा खुदाल। ठीक है, जुताई के उपकरण हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें जो है दो वर्गों में बांटा गया है जुताई के उपकरण को, प्राथमिक जुताई और माध्यमिक जुताई। तो प्राथमिक जुताई में कृषि योग्य भूमि की जुताई की जाती है। इसमें पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले उपकरण जैसे मोल्ड बोर्ड, हल और स्वदेशी हल होते हैं। ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाले उपकरण हैं अवभूमि हल, डिस्क हल और छेजी हल। माध्यमिक जुताई के उपकरण हैं हैरी, कल्टीवेटर्स, लेवलर, इंटर और कल्टीवेटर्स हैरो। ठीक है, ये सब हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 71 क्वेश्चन है हमारा। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कार है। ठीक है, तो कौन सी प्रणाली सबसे श्रेयकार है। ठीक है, तो आपकी श्रेयकार जो प्रणाली है वो आपकी ड्रिप प्रणाली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ड्रिप प्रणाली इंपॉर्टेंट है जल प्रयोग करने के लिए। तो ड्रिप प्रणाली में सिंचित किसी विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद दोनों की बचत होती है। इस विधि में पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य में वाल्व, पाइप, नालियों और एमीटर का नेटवर्क लगाया जाता है। इस विधि से 30 से 60% पानी की बचत की जाती है। खरपतवार विकसित पानी नहीं हो पाते। ठीक है, खरपतवार भी इसमें नहीं बढ़ पाते हैं। उत्पादकता में वृद्धि होती है और सिंचाई पद्धति में पौधों के स्वास्थ्य का विकास होता है। इसमें स्वास्थ्य का विकास भी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव मिट्टी के कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, बलुई मिट्टी में होता है। ठीक है, बलुई मिट्टी सबसे ज़्यादा करती है। तो बलुई मिट्टी में कटाव सबसे ज़्यादा होता है। इस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है। इनके बीच वायु रहती है। यह मिट्टी जल में बहुत तेजी से सोखती है, किंतु जल तीव्रता के साथ रिस रिस कर नीचे चला जाता है। इस मिट्टी का लगभग 70 से 80% तक रेत और 10% एल्युमिनियम सिलिकेट के कण होते हैं। इसमें पोषक तत्व भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, तो कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है 55%। ठीक है, सिंचाई वाला क्षेत्र। ठीक है, नलकूपों और कुओं द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र है 57% भाग को सिंचित किया जाता है। नहरों द्वारा 32%, तालाबों द्वारा 6%। ठीक है,
सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले राज्य हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य है पंजाब। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य कौन सा है? पंजाब है। ठीक है, 97.8% यहाँ पर सिंचाई होती है। आगे देखते हैं 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 74 क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप का कौन सा सही नहीं है, मतलब इनमें से कोई एक बात गलत है, वो आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपकी बी वाली बात गलत है। ठीक है, और बाकी सब सही है। देखो, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपका 20 कछवांशी, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, 20 कछवांशी बराबर होता है 1 विश्वांशी के। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, 20 बिस्वा होता है 1 बीघे के, 1 बीघा बराबर होता है 55 गुणा 55 वर्गज। ठीक है, अब देखिए यही सब नीचे दे रखा होगा तो आप इसको रीड कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, चलिए एक सेकंड दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे देखते हैं 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, तो फसल रोपण अनुक्रम क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम। तो वार्षिक क्रम और वर्षानुगणना को फसल चक्र अनुक्रम कहते हैं। विशेष विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर और विभिन्न निश्चित क्रम से किसी निश्चित समय में बोने को सस्य आवर्तन या फसल चक्र कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे, और इसमें क्या दे रखा है। इसका उद्देश्य पौधों के भोज्य तत्वों सदुपयोग, भूमि की भौमिक, रासायनिक और जैविक दशाओं के संतुलन स्थापित करना होता है। ऋतु, एक सेकेंड, ही क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? क्वेश्चन यही था, हाँ। ये तो पढ़ लिया, फसल चक्र कहते हैं। आगे देखते हैं इसका। हाँ, ये सब हमने पढ़ लिया। अब देखिए, ऋतु आधारित फसलें, रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर, आलू और तंबाकू लाही हैं। खरीफ की फसलें हैं धान, बाजरा, मक्का, कपास हैं। और जायद की फसलें हैं खरबूजा, तरबूजा, भिंडी इत्यादि हैं। ठीक है, ये सब हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकाला जाता है? तो प्रति वर्ष जो खरपतवार निकाला जाता है वो आपका 350 मिलियन टन निकाला जाता है। ठीक है, कितना निकाला जाता है? 350 मिलियन टन निकाला जाता है। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग। कृषि कृषि अपशिष्ट विभिन्न कृषि कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले पदार्थ अपशिष्ट कहलाते हैं। इसमें खेती, पोल्ट्री घरों, बूचर खानों में खाद, अन्य अपशिष्ट पदार्थ शामिल हैं। कृषि अपशिष्ट एवं अन्य नवीनीकरण बायोमास स्रोतों से किण्वन विधियों माध्यम एथेनॉल उत्पादन किया जाता है, जिससे ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। कृषि का कूड़ा खरपतवार खेतों में जैविक खाद के रूप में काम करते हैं। फसल काटने के पश्चात इसकी जुताई की जाती है, जिससे फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्राम पंचायत भारत में आपकी 2,40,202। ठीक है, कुल ग्राम पंचायत इतनी है। ठीक है, अब इसका डिटेल पढ़ लेते हैं एक सेकंड में। पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका, जिला आते हैं। ठीक है, भारत में प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही थी। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। भारतीय संवैधानिक अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। आगे देखते हैं। भारत में कुल वन क्षेत्र हैं। ठीक है, तो भारत में कुल वन क्षेत्र की बात की गई है, तो इसका डिटेल देखते हैं। तो कुल क्षेत्र भारत में वन कुल क्षेत्र कितना है? तो भारत में कुल वन क्षेत्र इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब डिटेल पढ़नी पड़ेगी हमें। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन वृक्ष आवरण 8,02,088 है। 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। ठीक है, अब देखिए ये जो वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होगा उस समय जब वन रिपोर्ट आई होगी। ठीक है, अभी इस समय 2021 की वन रिपोर्ट आ रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन ढूंढने हैं खुद
कि कौन सा क्वेश्चन करंट का बन सकता है। ठीक है, चलिए। हाँ, मैं अपने चैनल पर पूरी एक सैलरी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको क्या किया है, पूरी स्पीडी जो आपकी मैगजीन आती है उससे पूरा एक साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया। अगर आप स्पीडी पढ़ना चाहते हैं, मंथ वाइज मैं उसको अपडेट करता रहता हूँ। हर महीने स्पीडी नई आती है तो मैं मंथ वाइज उसको कंप्लीट कराता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल से स्पीडी करंट अफेयर्स पूरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। कुल वन आवरण है 782। अब देखो ये पुराना डिटेल है तो इसको मेरे हिसाब से ना पढ़ना ही सही रहेगा। ठीक है, आप नई वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखते हैं कुल खेती। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। ठीक है, तो वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। वर्ष में शुद्ध खेती की में किया गया क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य ये है आपका। ठीक है, अब इसका डिटेल पढ़ते हैं। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य वर्ष में शुद्ध खेती में की गई क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। भारत में कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% क्षेत्रफल भाग पर कृषि, 4% भाग पर चारागाह और 21% भाग पर वन, 24% भाग आपका बंजर है, बिना उपयोग के लिए है। ठीक है, देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% कृषि और इससे संबंधित उद्योगों पर अपनी आजीविका चलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो रूट क्रॉप नहीं है तो आपकी ईख जो है रूट क्रॉप नहीं है। ईख तथा गन्ना एक नगदी नगदी खरीफ फसल है, यह रूट क्रॉप फसल नहीं है। गन्ना को खाया जाने वाला भाग जो है तना होता है। ठीक है, तने को ही हम खाते हैं, जो रस निकालते हैं और उसी रस से हम चीनी गुड़ ये सब बनाते हैं। ठीक है, गन्ने का प्रयोग चीनी गुड़ शरबत शराब बनाने में किया जाता है। गन्ने की हेतु विकास एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। गन्ना से एथेनॉल की प्राप्ति की जाती है, इसका उपयोग परिवहन के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। गेहूं में प्रोटीन का परसेंटेज होता है, तो कितने परसेंट प्रोटीन होता है? तो मात्र 12% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो गेहूं एक खरीफ रबी फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई अब मार्च अप्रैल में की जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम सैटिवम है। गेहूं प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है जिसमें प्रोटीन का परसेंटेज मात्रा 12% होती है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत राज्यों में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे देखिए। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो परिक्षेत्रीय मृदा को ये सभी कहते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और एल्वियोलियल मृदा। ठीक है, इन सबको बोलते हैं परिक्षेत्रीय मृदा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एनपीके किस अनुपात में प्रयोग की स्थिति है? देखो इसका रेशियो क्या होता है, एनपीके खाद होती है तो इसमें क्या रेशियो होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4:2 और 2 का रेशियो होता है इन सभी में। ठीक है, अब एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसका जो रेशियो होता है 4:2 के अनुपात में इन्हें होना चाहिए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? नाइट्रोजन 78% होती है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रूबी जो है आपकी टमाटर की उन्नत किस्म है। किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर की उन्नत किस्म है। टमाटर मानव जीवन का भोजन का अभिन्न हिस्सा है। आप जानते हैं भोज्य पदार्थों में हम यूज़ करते हैं। टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन नामक पिगमेंट के कारण होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम लिपोपोर्सिकॉन। ठीक है, इसमें जो है विटामिन ए और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पूसा रूबी, पूसा सदाबहार, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण वैभव, स्वर्ण समृद्धि टमाटर की क्या है? ये उन्नत प्रमुख किस्में हैं। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, क्यों ऐसे होता है? इसकी गति अधिक होगी। अगर थ्रेसर की स्पीड जो है तेज कर देंगे दाने सबसे ज़्यादा खराब होंगे। ठीक है, टूट जाएंगे बीच में से, ये होता है। ठीक है, चलिए
दीमक को नष्ट दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त रसायन क्या है? तो सबसे उपयुक्त रसायन है मोनोक्रोटोफस, ठीक है, मोनोक्रोटोफस, ठीक है, दीमक को नष्ट करने वाला है। दीमक एक प्रकार का कीट होता है जो दीमक से बने जो लकड़ी से बने उत्पादों को नष्ट कर देता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ईसोपोटेरा, ईसोपोटेरा। दीमक का प्रमुख भोजन मृत लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद हैं। इसकी उपस्थिति जिस उत्पादों में सेलुलोज, जिन उत्पादों में सेलुलोज होता है उसे दीमक खाता है। यह लकड़ी की वस्तु के अतिरिक्त कागज, चमड़े से बनी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी रसायन है मोनोक्रोटोपस। इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कबीना या कैबिनेट मंत्री है? ठीक है, वर्तमान। अब देखो 2014 का क्वेश्चन पूछा गया होगा वर्तमान में, ठीक है, तो आपको करंट के क्वेश्चन, ग्रामीण विकास विकास वर्तमान का मंत्री कौन है तो वो आपको बताना है, ठीक है। उस समय के अनुसार था चौधरी बीरेन सिंह थे, अब वर्तमान के आपको बताने हैं, ठीक है। अब ये खुद सर्च कीजिए, जिससे क्या है कि आपके दिमाग में फिट होंगी चीज़ें, ठीक है। पूरा करंट मैंने 1 साल का डाल रखा है इस पीडी में, तो आपको वो देखना है, और आपने वो कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं पेपर में बाहर। चलिए आगे देखते हैं। फसल कटाई परीक्षण, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? ठीक है, तो ये आपके उपज का अनुमान लगाने के लिए किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए, ये सब इसमें खास नहीं है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन आपका प्रतापगढ़ में होता है। कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। आंवला एक फल देने वाला पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम होता है फाइलेथस इम्बिलिका, ठीक है। इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। भारत के में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में आंवले की कृषि हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। बनारसी चकैया, फ्रांसी कृष्ण, नरेंद्र नरेंद्र NA9 कंचन आंवला की प्रमुख उन्नत किस्में हैं। टैनिन नामक वर्णन के कारण आंवला का कसैलापन होता है, ठीक है, टैनिन होता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। खसरा और खतौनी, ठीक है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो खसरा और खतौनी जो है पटवारी तैयार करता है। तो पटवारी भूमि से संबंधित राजस्व विभाग का एक पंच कर्मचारी होता है। भारत में पटवारी की शुरुआत सर्वप्रथम द्वितीय अफगान भारत के संस्थापक शेर शाह द्वारा की गई थी। पटवारी का प्रमुख कार्य भूमि से संबंधित खसरा और खतौनी तैयार करना होता है। यह भूमि से संबंधित एक वैधानिक दस्तावेज है। पटवारी भूमि से संबंधित रिकॉर्ड आंकड़ों को सुरक्षित रखता है, ठीक है। ये हमने पूरा जो है इस वाले का 40 क्वेश्चन थे, इस वाले सेट में पूछे गए थे, तो हमने ये पूरे कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये चकबंदी लेखपाल जो परीक्षा हुई थी, ये सेकंड पाली का पेपर है, तो इसमें भी अब के 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग। स्वदेशी हल है, ठीक है। स्वदेशी हल क्या है? तो स्वदेशी हल है जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है, ठीक है। ये सारे उपकरण प्राथमिक द्वितीयक ये सारे उपकरण थे, वो पहले मैं बता चुका हूँ, तो आपने भी पढ़ी और यहाँ से आप डिटेल पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। ईख का अधसाली ईख का अधसाली किस्म फसल अवधि क्या है? ठीक है, तो इसकी जो अवधि होती है वो 18 माह होती है। कितनी होती है? 18 माह। गन्ना एक उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय खरीफ की फसल है। गन्ने की अधसाली किस्म की फसल की अवधि 18 माह होती है। अधसाली किस्म में गन्ने की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र में की जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत में लगभग 90% सिंचित क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो 90% जो सिंचाई होती है वो आपकी सतही सिंचाई होती है। कैसी सिंचाई होती है? सतही सिंचाई होती है। अब देखो सिंचाई के साधन देख लेते हैं। नलकूपों द्वारा होती है 37.8%, नहरों द्वारा होती है 40%, तालाबों द्वारा होती है 14% और अन्य के द्वारा होती है 7.7%। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? ठीक है, तो वृक्षीय सब्जी कौन सी है? तो करी पत्ता, ठीक है। पेड़ के ऊपर सब्जी तो कड़ी पत्ता है, ठीक है। कड़ी पत्ते को हम जो है सांभर दाल आदि में यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ये आपकी उष्णकटिबंधीय वृक्षीय सब्जी है। कड़ी पत्ता का प्रयोग खाद्य पदार्थ, दाल, सांभर आदि व्यंजनों में मसाले के रूप में किया जाता है। इसे मीठा नीम भी कहते हैं, मीठे नीम के नाम से इसे बहुत जाना जाता है। तेज हवा की गति, तेज हवा की गति कितनी होती है? तो तेज हवा जो होती है उसकी गति होती है आपकी 30 मील, ठीक है, कितनी? 30 मील प्रति घंटा, ठीक है। ब्यूकोर्ट पैमाने के आधार पर भारत में कुल कितने गांव हैं? तो भारत में कुल कितने गांव हैं? तो भारत में कुल आपके 6,40,930 गांव हैं, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये और पढ़ लेते हैं कि गाँव, भारत को गांव का देश कहा जाता है। महात्मा गांधी ने गांव के संदर्भ में कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा पर बल दिया, जिसे पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा साकार किया गया था, ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? ठीक है, तो आपको 56% ग्रामीण परिवारों को बिजली सुलभ है, बिजली दे रखी है, ग्रामीण परिवार को पहुंच गई है बिजली, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य क्या है? तो मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य जो है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। केरोसिन या मिट्टी का तेल प्राप्ति पेट्रोलियम पदार्थ से होती है। यह एक तरल पदार्थ है जिसका उपयोग भोजन पकाने में, प्रकाश उत्पन्न करने तथा ईंधन के रूप में होता है। केरोसिन का मूल्य कोई निश्चित नहीं है, इसका निर्धारण समय समय पर पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा होता रहता है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो ग्रामीण भारत की आबादी है 83.3 करोड़, कितनी है? 83.3 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या दर वृद्धि दर कम होने के बावजूद देश में लगभग 68.8% यानी 83.3 करोड़ की आबादी गांव में रहती है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण शहरी वितरण कम से 68.84% और 31.16% है, ठीक है। गांव में 68 पे और शहरों में 31 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। तो बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? तो ट्यूबवेल है, ठीक है। क्या है? ट्यूबवेल है, नलकूप है, ठीक है। नलकूपों से 45.17% सिंचाई होती है। इसके पश्चात नहर, कुआं और तालाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ग्रामीण भारत में ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? तो प्रति वर्ष आपकी 44% टीवी सेटों की बिक्री होती है। जे.एल. बिलियर्ड ने जो है टीवी का आविष्कार किया था। टीवी मनोरंजन का एक साधन है। वर्तमान समय में इसका शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक विस्तार हो रहा है। भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत 1982 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, हरित क्रांति हरित क्रांति का लाभार्थी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? ठीक है, तो हरित क्रांति लाभार्थी फसलों का जो है हरित क्रांति का लाभार्थी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? ठीक है, तो किन विशेष फसलों के लिए? तो गेहूं और चावल के लिए विशेष लाभकारी रहा था। 1966 और 67 में ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन जो है इसके क्या, एम एस स्वामीनाथन और नॉर्मल बोरलॉग, ठीक है, विश्व स्तर पर जो है नॉर्मल बोरलॉग थे और भारत में एम एस स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा था, ठीक है। भारत में हरित क्रांति में गेहूं के आयात और निर्यात बन गया था, ठीक है। चावल पर हरित क्रांति का प्रभाव थोड़ा कम पड़ा था उस समय पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? ठीक है, सबसे ज़्यादा नष्ट होती जा रही है वो, तो रेसिल वाइपर, ठीक है, रेसिल वाइपर जो है सबसे नष्ट होती जाती है, संकटापन्न प्रजाति है, ठीक है। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? ठीक है, तो आपका बी और सी, ठीक है, तो बी और सी मतलब कि फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठकों के लिए अधिया और बटाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग साझेदारी, फसल साझेदारी और कृषि कार्यों की बैठक के लिए किया था। बटाई के अंतर्गत खेत को ठेके
पर दिया जाता है। इसके अंतर्गत फसल का विभाजन बराबर भागों में भूस्वामी और कृषक के बीच किया जाता है। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो ये जो है कबूतर की उत्तम प्रजातियां हैं। ठीक है, चलिए। सिराजी और बसरा कबूतर की उत्तम प्रजातियां हैं। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। भारत की सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का समूह कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का समूह है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान और के आवर्त पर गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में तक फैली हुई है। भारत का सबसे उपजाऊ मृदा है कौन? जलोढ़ मिट्टी। अब आंधी में हवा की गति क्या होती है? तो आंधी में हवा की गति होती है 80 मील प्रति घंटा होती है। ठीक है, 80 मील प्रति घंटा से अधिक होती है। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। ठीक है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। ठीक है, तो गैर आबादी वाले गांव से अधिक। ठीक है, गैर आबादी वाले गांव से अधिक ये अधिक होता है। ठीक है, भारत में पंचायती राज प्रणाली गांव, छोटे कस्बे स्तर पर ग्राम पंचायत और सब ग्राम सभा होती हैं, जो भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गूटी गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन में किया जाता है? तो गूटी जो होता है वो लीची के लिए बोला जाता है। तो गूटी का प्रयोग आमतौर पर लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है जिसका मूल स्थान चीन है। ठीक है, कहाँ से आई है? चीन है। यह सामान्यतः मेडागास्कर, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान आदि में पाया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका शिमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। आलू एक सब्जी है। ठीक है, भारत में आलू सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। मुख्य रूप से इसका आलू का तना खाया जाता है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद, ठीक है, मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है मलिहाबाद दशहरी आम के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट आपका क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। ठीक है, इसका पिगमेंट होता है। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन नामक वर्णक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि यदि दूध से क्रीम को अलग किया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अब केंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग किया जाता है। यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध का श्वेत रंग कैसीन के कारण होता है। ठीक है, कैसीन के कारण होता है। पीत क्रांति या पीली क्रांति, ठीक है, पीत क्रांति या पीली क्रांति संबंधित है। किससे संबंधित है? आपकी तिलहन से संबंधित है। पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन की आत्मनिर्भरता बनाने के लिए उद्देश्य से योजना प्रारंभ की थी। नीली क्रांति का उद्यम मत्स्य पालन से, श्वेत क्रांति दूध क्रांति से है और हरित क्रांति का उत्पादन खाद्यान्न से है। ठीक है, चलिए। लहसुन का तीव्र गंध, ठीक है, लहसुन की जो तीव्र गंध आती है वो किसके कारण आती है? ठीक है, तो पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है। ठीक है, गंध का कारण क्या होता है? ठीक है, गंध जो होती है वो किस कारण आती है? देखो, क्लोरोफिल जो कि वही रहता है, पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है। तो लहसुन की तीव्र गंध का कारण होता है वैसे सल्फर होता है। ठीक है, सल्फर जो है कि उपस्थिति के कारण होती है। प्रकृति में गंधक युक्त मुक्त संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विश्व में गंधक का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। ठीक है, वैसे इस जगह पर जो है सल्फर से रिलेटेड ऑप्शन दिया था तो वो ज़्यादा सही होता मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टपका, ठीक है, टपका टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? ठीक है, तो टपका जो है आम का अंतिम चक्र होता है। ठीक है, अंतिम चरण होता है। ठीक है, कहते हैं ना टपक गया आम, तो बस पेड़ से अलग हो गया। तो आम की फसल का अंतिम चरण टपका होता है। आम को भारत के फलों का राजा बोला जाता है।
आमों की प्रजाति को मैंजीफेरा इंडिका मैंजीफेरा इंडिका भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन तमिलनाडु में करता है। ठीक है। भारत के आबादी वाले गांव की कुल संख्या कितनी है? तो आबादी वाले गांव की कुल संख्या है आपकी 597464। ठीक है, 5,97,464। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए आपकी एथीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, एथीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। C2H6। ठीक है, C2H6 इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। यह एक हाइड्रोकार्बन है। भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय आपका चेन्नई में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है, इसमें 28 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 28 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता है? ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता कौन है आपका? तो वो जो है आपका लेखपाल होता है। ठीक है, कौन होता है? लेखपाल होता है। तो जमीनी कर्ता धर्ता तो लेखपाल होता है। यह पद राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। लेखपाल को पूर्व में पटवारी कहा जाता था। दोनों ही पद के नाम हैं। ठीक है, अब हमारा जो लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो है 2008 में जब हुई थी प्रथम पाली में, वो देख रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ेंगे। तो 2008 का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम आपके लिए। भूमि की पैमाइश या नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो भूमि की पैमाइश या नाप का वो करता है राजस्व विभाग। ठीक है, भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। भूमि के रिकॉर्डों का संग्रहण चकबंदी लेखपाल के द्वारा किया जाता है। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो भूमि से रिलेटेड जो होता है वो लगान होता है। तो भूमि के उपयोग करने के एवज में किसानों से जो कर वसूला जाता है वह लगान या भू राजस्व कहलाता है। भू राजस्व राज्य सरकार के आय का एक क्या है? स्रोत है। ठीक है, यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब है क्वेश्चन, किस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को। ठीक है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ को चावल की खेती बहुत अधिक होती है। यहाँ धान की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा राइस बोल कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन चीन में होता है। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। धरातल पर मापी गई 36 दूरियां। ठीक है, धरातल पर मापी गई 36 दूरियां कोणों और ऊंचाइयों को मानचित्र में दर्शाने के पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस कला को कहते हैं मानचित्र कला। क्या कहते हैं? मानचित्र कला। ठीक है, कार्टोग्राफी। एक सेकेंड आगे चलते हैं। हाँ, जमाबंदी तैयार की जाती है। ठीक है, तो जमाबंदी तैयार की जाती है दो प्रतियों में। ठीक है, जमाबंदी या नकल निकालना या खतौनी भूमि रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इससे यह जानकारी मिलती है कि भूमि की वास्तविक स्वामी कौन है। जमाबंदी दो प्रतियों में तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। ठीक है, सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। चावल के बारे में पढ़ लेते हैं। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। भारत में चावल सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। बिहार, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश अन्य प्रमुख चावल के उत्पादक राज्य हैं। भारत में चावल, गेहूँ, मक्का और बाजरा आदि प्रमुख खाद्य फसलें हैं। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है आपका सोयाबीन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, जो शाकाहारी होते हैं उन्हें सोयाबीन से मिल सकता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा। ठीक है, प्रोटीन मानव के लिए मुख्य अवयव है भोजन का। ठीक है, यह शरीर के ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, प्रोटीन का स्रोत अंडा, दूध, मांस, पनीर, दाल, सोयाबीन प्रमुख सोयाबीन के
स्रोत है। पूसा गोल्ड किस्म है, तो पूसा गोल्ड किसकी किस्म है, तो पूसा गोल्ड आपकी सरसों की किस्म है। ठीक है, सरसों एक द्विवर्षीय द्विबीजपत्रीय एक वर्षीय शाकीय पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस। यह दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी प्रजातियां दे रखी हैं सरसों की। पूसा गोल्ड RH30T59 वरुणा, RH8113 8113 सौरभ बोलते हैं इसे, और BV50, ये सब फसलें किस्में हैं। नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है, वह तो वह एक बैंक है। ठीक है, क्या है वो, बैंक है। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, चलिए, देश के प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय राज्य कृषि विद्यालय है। ठीक है, कहाँ पर है, ये पंतनगर में है। सबसे पहले पंतनगर में खुला था पहला। ठीक है, स्थापना हुई थी 1960 में, उत्तराखंड के पंतनगर में है। शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो कृषि विज्ञान केंद्र आपका पौंडीचेरी में। ठीक है, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ठीक है, 1974 में की गई थी। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रयासों के द्वारा। खरीफ ऋतु की फसलें हैं, तो खरीफ ऋतु की फसलें हैं ज्वार बाजरा और ढैंचा। ज्वार बाजरा और ढैंचा ये जो है जून जुलाई में बोई जाती हैं और शीत ऋतु से पहले सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ठीक है, ज्वार बाजरा ये सब हैं, ये खरीफ की फसलें इसमें दे रखी हैं। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है, तो धान के लिए दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ उपयुक्त होती है। ठीक है, दोमट मिट्टी होती है। इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। गंगा यमुना का दोआब धान के उपजाऊ के लिए उपयुक्त माना जाता है। एक कृषि खेती के मापन के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होती है, ठीक है, तो कृषि खेती के मापन के लिए सर्वोत्तम विधि होती है आपकी जरीब। ठीक है, जरीब से नापे जाते हैं। ठीक है, आपने इससे पहले जो मैं क्लासें लेके आऊँ ग्रामीण परिवेश के लिए वो देखिए, उसमें मैंने सारा कुछ बताया जरीब वगैरह सबके बारे में। ठीक है, तो वो आप देखिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया जरीब। ठीक है, भारत में कृषि की भूमि मापन हेतु जरीब का प्रयोग किया जाता है। जरीब की कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। इसका प्रयोग अमीन द्वारा किया जाता है। जरीब लोहे की कड़ियों से बना होता है। ये भारत में जरीब का प्रयोग सर्वप्रथम अक्टूबर के भू राजस्व मंत्री द्वारा किया गया था। शेर शाह ने भी भूमि माप हेतु जरीब का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए, अब है कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है, तो कुटीर ज्योति से आपका ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ये होता है कुटीर ज्योति योजना में। ठीक है, अब ये योजना उस समय चलाई गई होगी। ठीक है, अभी वर्तमान में जो भी योजना चलाई गई हैं वो हमें देखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, चकबंदी लेखपाल का द्वितीय पाली का 2008 का पेपर आ गया, वो देखेंगे हम लोग। फसल चक्र किसे कहते हैं, तो फसल चक्र कहते हैं आपको विभिन्न फसलों को क्रमिक कृषि। ठीक है, क्रमिक कृषि को, ठीक है, विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को कहते हैं फसल चक्र। ठीक है, फसल चक्र से रिलेटेड पूरा डिटेल जो है ऊपर एक क्वेश्चन में आया है, वहां से आप रीड करेंगे। ठीक है, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, आगे चलते हैं हम लोग। नीली क्रांति का संबंध है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध है आपका मत्स्य पालन से। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, मत्स्य पालन से इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। उद्देश्य मछली उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, अब हरित क्रांति फसल की से लिए हरित क्रांति है, पीली क्रांति तिलहन के लिए। ठीक है, चलिए, सारी क्रांति मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चकबंदी किसे कहते हैं, तो चकबंदी आपकी खेती के टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संचयित करने को कहते हैं क्या, चकबंदी। ठीक है, मतलब एक जगह पूरी भूमि को इकट्ठा करना, जैसे किसानों की भूमि आए कई सारी जगह हैं। ठीक है, तो उसको इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, चकबंदी कहलाता है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं आपको समझाने के लिए एक बार।
खेतों के बड़े भूखंडों के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने की प्रक्रिया को रोकना चकबंदी कहलाता है, मतलब उनको एक जगह इकट्ठा करना। भारत में चकबंदी दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक चकबंदी और अनिवार्य चकबंदी। भारत में चकबंदी सर्वप्रथम पंजाब में वर्ष 1921 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1998 और 2000 में चकबंदी हुई थी। चकबंदी के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और भूमि से संबंधित विवादों में कमी आई। ठीक है। अब है रेड डॉट रोग। ठीक है, रोग का नाम है। तो ये किस में होता है? तो ये आपका रोग होता है गन्ने में होता है। किस में होता है? गन्ने में होता है। गन्ना एक ऐसी फसल है, खरीफ की फसल है, इसमें सिंचित अधिक की आवश्यकता होती है। रेड डॉट रोग, स्मट रोग, पत्ती मारी रोग, वाइट फ्लॉक बिल्ट गन्ने की बीमारियां हैं। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल आपकी कौन सी है? आपकी चावल है। खरीफ की फसल वह होती है जो जिसकी बुवाई जून जुलाई में होती है और कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है। कई बार आ चुका है, तो ये आप देखिए ढंग से। ठीक है, ये आपको फसल दे रखी हैं, खरीफ की फसलें हैं। एक सेकेंड, इसमें आपको खरीफ की फसलें दे रखी हैं और यहाँ पर ठीक है, और ये रबी की फसलें दे रखी हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ लेंगे आप लोग, ये ऊपर वैसे आ चुका है कई बार। अब है कंटूर विधि से खेती की कहाँ होती है? तो कंटूर विधि से जो खेती होती है वो आपकी पहाड़ी भागों पर होती है। तो कंटूर विधि पहाड़ों पर की जाने वाली कृषि होती है। इसमें समोच्च विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि दो लाइनों के मध्य जगह छोड़ कर की जाती है ताकि जल संचयन हो सके। ठीक है, दो लाइन छोड़ के की जाती है, लाइनों को छोड़ छोड़ के किया जाता है। कंटूर विधि के अंतर्गत मिट्टी का कटाव कम होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 1904 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1904 में। एफ निकोलसन को भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, सहकारिता के बारे में पूरा वीडियो बना हुआ है, तो आप पूरी क्लासेस जो ग्रामीण प्रवेश से रिलेटेड वो सब देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में बाहर नहीं जाएगा। मैंने एक पूरी बुक कंप्लीट करा दी है आपके लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य सामूहिक कृषि प्रणाली को ग्रामीण स्तर पर बढ़ावा देना होता है। किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं होता है? तो नहीं किसका होता है? तो वृक्षों की संख्या का नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, जलवायु जानने के लिए वर्षा जरूरी है, वायु की गति जरूरी है, आर्द्रता जरूरी है, वृक्षों की संख्या नहीं देखी जाती जलवायु के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपर्णा, अपर्णा किस फसल का प्रकार है? ठीक है, तो अपर्णा जो है आपका मटर की फसल का प्रकार है। ठीक है, अपर्णा मटर की नवीन प्रजाति है। मटर एक द्विबीजपत्री पौधा होता है। ये शाकीय पौधे के अंतर्गत आता है। लेगुमिनेसी कुल का पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। अपर्णा, सपना, प्रगति और पूसा मटर इसकी मुख्य किस्में हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना, अब देखो उस समय की योजना होगी, ठीक है, ये के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत निर्माण। ठीक है, क्या जाना था? भारत निर्माण। मूल रूप से भारत का निर्माण अच्छे से हो, यही योजना का उद्देश्य रहता है। ठीक है, तो ये योजना शुरू की गई थी 2005 में की गई थी। इस योजना में 6 क्षेत्र जैसे बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास पर बल दिया गया था। अब एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगा उपजाना कहलाता है। तो एक ही फसल को बार बार करते जाएंगे तो एकल सस्यन, क्या कहलाता है? एकल सस्यन। ठीक है, एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल का उपजान एकल सस्यन या सिंगल क्रॉप कहलाता है। इस फसल प्रणाली के अंतर्गत कृषि की उत्पादन क्षमता में गिरावट आएगी। वर्तमान में फसल चक्र की अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसके अंतर्गत एक वर्ष में एक ही खेत से फसल बदलकर कृषि की जाती है। इस प्रणाली में कृषि उत्पादक क्षमता बनी रहती है। ठीक है, चलिए लूनाश्री, एक सेकेंड, हाँ, लूनाश्री किस्म है। तो लूनाश्री किसकी किस्म है? तो लूनाश्री आपकी धान की किस्म है। ठीक है,
अब धान की और देखो इसकी बुआई जो होती है कई बार आ चुका है, जून जुलाई में, और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, लूनाश्री, पूसा 33, बाला, साकेत, गोविंद, कावेरी, सूरज, गया, रत्ना और महसूरी धान, ये सब इसकी किस्म है। ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत आपकी स्वायत्त शासन की एक इकाई है। ठीक है, ये जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, 1993 में से ये प्रभाव में आया। पूसा बेकर एक नई प्रजाति है। तो पूसा बेकर एक नई प्रजाति है। किसकी नई प्रजाति है? तो पूसा बेकर आपकी क्या नाम है, गेहूं की नई प्रजाति है पूसा बेकर। ठीक है, अब गेहूं की कई सारी प्रजाति हैं। पूसा बेकर, सोनार 64, H1 1500, MH 4010, HS 420, HS 335, मालविका, बसंती, मोती गेहूं की महत्वपूर्ण किस्म है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में जीवाश्म खेती की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जीवाश्म खेती की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी अक्टूबर 2004 में। ठीक है, अक्टूबर 2004 में जीवाश्म खेती की शुरुआत 2004 में हुई थी। जैविक कृषि के अंतर्गत जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा सिक्किम, कौन सा? सिक्किम को प्रथम जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन के साथ हमने सारे जो है ग्रामीण परिवेश के जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इस इम्पोर्टेंट कोटेशन के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। सक्सेस की सबसे ख़ास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि मेहनत का कितना बड़ा रोल है। आप मेहनत करते रहिए, हम आपका साथ देते रहेंगे। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस, सफलता आपको लेखपाल में अपनी एक सीट के द्वारा मिल के ज़रूर रहेगी। ठीक है, आपको ज़रूर ये सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।